तो कैसे हैं सब। तो पायरेट की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। ओडा सेंसे का स्टेज को सेट करने का तरीका ब्रिलियंट है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पायरेट का युग तब तक शुरू ना हो सके जब तक जेंट्स का युग खत्म ना हो जाए। सोचे इसके बारे में। ओडा सेंसे को 800 साल की बोरिंग पायरेट हिस्ट्री लिखी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिंपल सा ये एस्टेब्लिश कर दिया कि पिछले 60 से 80 सालों से पहले समुद्र पर जेंट्स का राज था। हमें पहले ही बताया गया था कि न्यू वर्ल्ड पर एल्वाफ के जायंट्स की हुकूमत चलती थी, और अब रॉक्स के फ्लैशबैक में हमने समझा है कि एल्वाफ सदियों तक कितना डोमिनेट ताकत थी और क्यों एल्वाफ को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। भले ही उनका राजा किंग हार्लड टेक्निकली एक पायरेट ना हो, लेकिन उसके विंग डोरी और ब्रोगी जरूर थे। और जिस तरह हार्लेट समुंदर में घूमकर आतंक और हिंसा फैलाता था, वो बिल्कुल एक पायरेट जैसे था। एक तरह से हम हार्लेट को पहला पायरेट किंग भी मान सकते हैं। उसके पास पायरेट किंग लेवल की ताकत थी, उसके पास पूरी आजादी थी, क्योंकि कोई उसे उसके जायंट वॉरियर पायरेट को रोक नहीं सकता था, और पूरे न्यू वर्ल्ड पर उसकी हुकूमत मानी जाती थी। आज के समय में पायरेट किंग जो भी डेफिनेशन है, समुद्र का सबसे ताकतवर होना, सबसे आजाद होना या समुद्र का राजा होना, हार्लेट वो सब कुछ था। ऐसा लगता है कि वॉइड सेंचुरी के बाद से न्यू वर्ल्ड पर एल्वाफ के जेंट्स का ही राज था। इस सब पिछली सदी में आकर बदला, इसलिए नहीं कि जेंट्स को किसी ने हरा दिया, बल्कि इसलिए कि जेंट्स का युग अपने आप ही खत्म हो गया। पहले डोरी और ब्रोगी ने जायंट वॉरियर पायरेट्स को तोड़ दिया, और फिर किंग हार्लेट खुद शांत हो गया और उसने पूरे एल्वाफ देश को शांति प्रिय बना दिया। और जैसे ही जेंट्स की राज का अंत हुआ, अचानक से समुद्र में एक पावर वैक्यूम बन गया, और इस पावर वैक्यूम को बहाने के लिए रॉक डिजबेक जैसे कैरेक्टर शामिल हो गए, जिससे पायरेट के युग की शुरुआत हुई। अब ये तो था हमारे पायरेट के युग की स्टार्टिंग। अब आते हैं रॉक्स एम्पायर पर, और कैसे उसने आज की ग्रेट एज ऑफ पायरेट की नींव रखी। जैसे कि हम जानते हैं, कहानी जिस ग्रेट एज ऑफ पायरेट्स में सेट है, उसे 4 एम्परर्स का राज डिफाइन करता है। लेकिन अब हमने आखिरकार एहसास हुआ है कि ये 4 एम्परर्स सिर्फ उस एक विशाल अकेले पायरेट साम्राज्य के बिखरे हुए टुकड़े हैं जो कभी रॉक्स पायरेट्स थे। ये वर्ल्ड बिल्डिंग का एक बेहतरीन तरीका है। 4 एम्परर का कॉन्सेप्ट अपने आप में वन पीस में इतना वजन रखता है, सैकड़ों चैप्टर के बिल्डअप के बदौलत, और फिर कहानी की फाइनल स्टेज में पहुंचकर ये एहसास होने की जिन एम्परर्स को हम आज देखते हैं, वो सिर्फ उस चीज के टुकड़े हैं जो कभी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये वन पीस की दुनिया को और भी ज्यादा एपिक महसूस कराता है। मेरे को तो काफी मजा आता है। ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ने जैसा है, जब आपको एहसास होता है कि मिडल अर्थ की आज की जंग पुराने युग के महान घटनाओं की सिर्फ एक हल्की सी गूंज है। व्हाइट बेड, काइडो और बिग मॉम, ये लेजेंडरी योंको और उनकी शक्तिशाली क्रूज, सब उस कहानी रॉक्स पायरेट्स के इंडिविजुअल ऑफशूट्स थे। यहाँ तक कि नए एम्परर ब्लैकबीड जैसे रॉक्स का बेटा या उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, वो भी एक और उदाहरण है कि कैसे ग्रेट पायरेट एरा की चोटी रॉक्स पायरेट के अंजाम से ही डिफाइन हुई है। कई फैंस तो ये भी सप्लिकेट करते हैं कि डिजाइन में समानता और विजुअल पैलेस के आधार पर योंको बग्गी भी शायद रॉक्स का ही बच्चा है। अगर ऐसा है तो वन पीस के इतिहास का लगभग हर एक योंको रॉक से ही निकला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास वो दूसरे लेजेंडरी पायरेट्स भी हैं जिनके बारे में हमने सुना है, जो कभी योंको नहीं बने, जैसे कि हमारा सिक्की दी गोल्डन लायन। हमने शायद उसे वो योंको जो कभी योंको बना ही नहीं की तरह देखना शुरू कर दिया है। सिक्की को रीडर्स ने बहुत समय तक अंडररेटेड किया, उसकी चैप्टर 0 में हुई हार और इस सच्चाई की वजह से कि वो कभी योंको नहीं था। लेकिन अब जब कहानी और पूरी टाइमलाइन इकट्ठी होती आ रही है, तो ये साफ है कि सिक्की एक योंको था। वो बंदा योंको के लेवल का जरूर था, अगर उसने अपना भविष्य खुद ही बर्बाद ना किया होता। असल में रोजर की मौत के बाद व्हाइट बेड, बिग मॉम और काइडो से भी पहले सिक्की शायद पहला योंको होता। द फर्स्ट योंको हमारे साथ सिक्की ही होता, क्योंकि याद रखो ये कैरेक्टर हमारा रोजर का राइवल था, एंड कोई व्हाइट बेड जैसा राइवल नहीं, रियल राइवल जो उसको मानता था। रॉक्स पायरेट्स में ऐसा लगता है कि सिक्की रॉक्स और व्हाइट बेड के बाद नंबर 3 की हाइचरी में था। याद रखिए, काइडो और बिग मून तब अपने प्राइम में नहीं थे, और सिक्की को पूरे रॉक्स पायरेट के बीच भी अथॉरिटी कमांड करते हुए दिखाया गया है। रॉक्स पायरेट के डिस्बैंड होने के बाद सिक्की उन प्राइमरी पायरेट्स में से एक था जिन्हें फ्यूचर एम्प्रेस के साथ हाईलाइट किया गया, और उन सब में से सिक्की वो था जिसने सबसे तेजी से समुद्र की सबसे बड़ी पायरेट फीट खड़ी कर ली। सिक्की जो साम्राज्य बना रहा था, वो उस समय व्हाइट बेड, बिग मॉम और काइडो जैसे लोगों से
कहीं आगे था। यहाँ तक कि ये भी इम्प्लाई किया गया है कि शीकी का साम्राज्य रोजर पायरेट्स को भी उनके प्राइम में हरा देता अगर एक अचानक आया तूफान ने रोजर को भागने में मदद नहीं की होती। शीकी के मॉडर्न एज में एम्परर न बनने का एक ही कारण है, उसने पागलपंती में अपने करियर बर्बाद कर दिया। वो रोजर के पकड़े जाने से इतना गुस्से में था कि उसने अकेले ही मरीन फोर्ट पर हमला कर दिया और गार्प और प्राइम सेंगोकू को एक साथ 2v1 में चैलेंज कर दिया। ये लोंडा हमारे गार्प से जीतना चाहता था। चलो सेंगोकू मैं एक तरीके से मान लेता हूँ कि वो गार्प जितना लेवल का बंदा नहीं था, बट गार्प है। हर तरीके से ये साफ है कि प्राइम शीकी जेन्युइन तौर पर योंको लेवल का था, क्योंकि वो इन दोनों से भी भाग के निकल गया था। लेकिन बात सिर्फ योंको और योंको लेवल पायरेट्स की नहीं है। वन पीस की स्टोरी में पायरेट्स मिस्ट्री के सारे जवाब भी रॉक्स पायरेट्स से ही निकलते हैं, जैसे कि मिथिकल पायरेट आइलैंड का लो जो हमने डेवी बैक फाइट आर्क में पता चलता है। अब आखिरकार वो कहानी जुड़ती है। पायरेट आइलैंड या हाचुनेसो असली है और उसे अपने लेजेंड इसलिए मिला क्योंकि वो कभी अस्तित्व में रही सबसे शक्तिशाली पायरेट साम्राज्य का हेडक्वार्टर था। शायद वन पीस का इतिहास का वो इकलौता समय जब इतने सारे ताकतवर पायरेट्स एक साथ एक जगह पर आए थे। और पायरेट आइलैंड की इस नई जानकारी के साथ वन पीस के मॉडर्न डे लोर का एक और बड़ा मिस्ट्री सोल्व होता है। तो लॉन्ग टेसेस रॉकी पोर्ट इंसिडेंट हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था, लेकिन रॉकी पोर्ट इंसिडेंट भी रॉक्स पायरेट्स लोर का ही एक स्पिन ऑफ निकला। पता चला कि पायरेट आइलैंड पर दशकों से वांग जी का राज था। रॉक्स पायरेट का एक और बचा कुचा सदस्य, उस वांग जी को आखिरकार पायरेट आइलैंड के एडमिरल के पद से हटाने के लिए कोबी लो और ब्लैक बियर्ड को एक महान गठबंधन बनाना पड़ा। और अगर हम स्पेकुलेटिव टेरिटरी में जाएं तो कई रीडर्स ने वांग जी और पायरेट्स कायब्रू के बीच की अजीब समानताओं को नोटिस किया है। अगर हम इस थ्योरी को माने कि वांग जी उनका पिता है तो एक शॉकिंग एहसास होता है। पूरे समय जब कायब्रू बार बार किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहा था जिसे वो एंशिएंट वेपन की इंफॉर्मेशन देना चाहता था, वो ब्लैक बियर्ड नहीं था, वो था वांग जी, पायरेट आइलैंड का पूर्व एडमिरल या किंग कायबो का पिता। ये बहुत सेंस बनाता है। कायबो का ब्लैक बियर्ड से कोई पुराना कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो वांग जी था तो कायब्रू की लंबी यात्रा का एक बहुत ही क्रूर किस्मत का मोड़ पर आकर खत्म हुई। सोचिए कायब्रू ने इतनी मेहनत की अपने पिता को वो जानकारी देने के लिए जिसे वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके, और आखिर में कायब्रू को वो जानकारी उसी इंसान को देने पर मजबूर होना पड़ा जिसे उसके पिता को गद्दी से हटाया था। इसके अलावा सीरीज में और भी लंबे समय से चल रहे रहस्य हैं, जैसे कैप्टन जोन का खजाना जो फिर से रॉक्स पायरेट से ही निकलता है। वन पीस के बाद सबसे ज्यादा चर्चित ट्रेजर कोई है तो वो कैप्टन जोन का ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वन पीस नंबर 1 पे होगा तो कैप्टन जोन का नंबर 2 पे, एंड जिसको हमारा बग्गी ढूंढ रहा है। वो वन पीस के पीछे जा भी नहीं रहा था बंदा, उसको सिर्फ कैप्टन जोन का खजाने से संतुष्टि थी। इस लड़ने को कुछ ना कुछ तो पता है। एंड अगर ये सच है कि बग्गी भी हमारा रोक डिजबैक का बेटा है, देन उसको पता है कि कैप्टन जोन का खजाना आखिरकार है क्या। आगे चलते हैं। मैट्स साइंटिस्ट के लिए ठीक वही है जो रॉक्स पायरेट्स के लिए था। मॉडर्न डे में हमने ये सब जीनियस साइंटिस्ट मिलते हैं, सीजर, क्वीन, जज और वेगापंक, और पता क्या चलता है वो सब कभी एक ही ग्रुप मैट्स का हिस्सा थे। और मैट्स में एक अजीब औरत थी, बकिनी, जो रिसर्चर नहीं बल्कि एक साइंस रोबर थी जो रॉक से जुड़ी थी। कूजा पायरेट्स, उनका लोर भी रॉक पायरेट्स से जुड़ता है। हैंकॉक ने कूजा पायरेट्स को शुरू नहीं किया। पहली कूजा पायरेट कैप्टन जिसने ये लंबी पायरेट डेस्टिनी शुरू की वो थी गैरिसा। रॉक्स पायरेट्स की एक और सदस्य अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक वो भी होगी। वेस्ट ब्लू माफिया, यहाँ तक के दुनिया के दूर दराज के कोने में जैसे वेस्ट ब्लू हम रॉक्स पायरेट्स के प्रभाव देख सकते हैं। वेस्ट ब्लू आज अपने गैंगस्टर के लिए मशहूर है। कैपुन बैग वहीं से आया है और रॉक्स पायरेट्स के ओरिजिनल मेंबर में से एक डॉन मार्लूर वेस्ट ब्लू का एक गैंगस्टर है। बहुत मुमकिन है कि डॉन मार्लूर वेस्ट ब्लू के ओजी गैंगस्टर, उस माफिया कल्चर गॉड फादर हो सकता है उस समय का। लेकिन अब इस पूरी चर्चा में एक बड़ा हिस्सा मिसिंग है और वो है गोल्डी रोजर का प्रभाव। अभी तक मैंने रोजर के साथ थोड़ी नाइंसाफी करी है, क्योंकि जबकि रॉक्स पायरेट्स दुनिया के ज्यादातर लेजेंडरी लोर के लिए जिम्मेदार है, कहानियों के लिए या मिस्ट्रीज के लिए जिम्मेदार है, गोल्डी रोजर वन पीस की दुनिया में उतना वाला लगभग सभी नई किरदारों के लिए जिम्मेदार है। इस लोंडे ने ही वन पीस स्टार्ट किया था। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, दुनिया जिसमें कहानी शुरू हुई वो रॉक्स पायरेट के साम्राज्य के बिल्कुल बिखरे हुए टुकड़े से बनी थी। लेकिन उस दुनिया में जो एक्टिव प्लेयर्स आ रही हैं वो सब पहले पायरेट किंग गोल्डी रोजर के लेजेंड का पीछा कर रहे हैं। एसेंशियली पहला युग
युग जायंट्स का था, उसके बाद दूसरा युग आया रोक्स का। जब रोक्स एम्पायर बिखरा तो एक नया युग शुरू हुआ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे ही रोक्स पायरेट खत्म हुआ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली और अपना अपना एरिया बांट लिया। बट उन सभी एरिया का मालिक सिर्फ एक ही बंदा था, वो था हमारा द गोल्डी रोजर, द पायरेट किंग। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। आपको कैसी लगी है वीडियो, कि किस तरीके से वन पीस के ये कैरेक्टर्स पूरे वन पीस को राइट करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।